सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुन की सरकार 45 दिन का विशेष अभियान। 5 लाख लोगों को मिला है सीधा फायदा। गांव की चौखट पर न्याय, 33,000 समस्याएं हल। अप्रैल से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। सीएम धामी का निर्देश, तीर्थयात्रियों को मिले बेहतर सुख सुविधा। ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष तैयारी पूरी। देहरादून शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और समर्थकों पर मारपीट का भी आरोप। अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों में आक्रोश। लक्सर तहसील में प्रमाण पत्रों पर हुआ बवाल। भिड़े लेखपाल और वकील। तहसील परिसर में हाथापाई, कामकाज ठप कर धरना दिया गया। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हमला का ये पूरा मामला है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हमला का ये पूरा मामला है, जहां पर रायपुर के जो विधायक है उमेश कुमार काऊ, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो उनके समर्थक हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने भी इस दौरान तहरीर दी थी। साथ ही उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, ये सितारगंज में भी देखने को मिला, जहां पर रंसाली वन रेंज में अवैध खनन रोकने गए वन दारोगा और वन कर्मियों को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। अब नाकाम होने पर वन कर्मियों की मौके पर जमकर धुनाई भी की गई। घटना के कई वीडियो हैं जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। और कांग्रेस ने अब सवाल ये पूछा है कि खनन राजस्व का जश्न मना रही धामी सरकार खनन माफियाओं पर आखिर कब लगाम लगाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। वन कर्मियों पर हमला, कांग्रेस का सीएम पर तंज। सीएम मना रहे खनन से बढ़ते राजस्व का जश्न। अवैध खनन पर लगाम कब, कांग्रेस का प्रश्न। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, ये ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में देखने को मिला है, जहां रंसाली वन रेंज में अवैध खनन रोकने गए वन दरोगा और वन कर्मियों को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। खनन माफिया जब इस प्रयास में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने वन दरोगा और वन कर्मियों को मौके पर जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह वन कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में वन दरोगा की तहरीर पर सितारगंज पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। घटना के वायरल वीडियो को पोस्ट कर उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा है कि जहां एक ओर प्रदेश में भू खनन माफिया बेखौफ होकर प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री खनन से बढ़ते राजस्व का जश्न मना रहे हैं। क्या इस प्रदेश का विकास इसकी छाती चीरकर ही किया जाएगा? कांग्रेस का कहना है कि यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि खनन से राज्य का राजस्व बढ़ा है, इसे कांग्रेस झुठला नहीं सकती। और जहां तक अवैध खनन या सितारगंज का मामला है, इसमें सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उनके वर्तमान विधायक कह रहे, पूर्व मंत्री, एक उनके बहुत ही प्रभावशाली नेता कह रहे हैं कि खनन, और एक नेता ने तो उनके लोकसभा में ही इस मामले को उठाया है। तो भाजपा को अपने अंदर से उठ रहे इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और कोई सरकार उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील राज्य में खनन आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बना सकती। हमको 200 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि मिली है, जो हमने इसमें रिफॉर्म्स किए हैं, और खनन के क्षेत्र से हमने जो राजस्व प्राप्त किया है वो 3 गुना हमारा राजस्व बढ़ा है। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, ओपन फैक्ट है। तो इसका श्रेय लेने का मतलब ही नहीं होते, तो ये तो श्रेय गया ही गया है, ये तो हो चुका है। हाँ, अवैध रूप से अगर खनन हो रहा है और वहाँ पर खनन माफिया अगर ज़्यादा हावी है तो नहीं होने चाहिए। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है, तो उस पर सख्ती होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत लोकसभा में राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान
और गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे भी अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में सितारगंज की घटना ने अवैध खनन के खतरनाक खेल को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि सितारगंज के मामले को देखते हुए राज्य में अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जाता है या 2-3 लोगों पर कार्रवाई कर लीपापोती कर दी जाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर 234 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये सभी काम कुंभ मेले के सफल आयोजन के साथ साथ हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास को बेहतर करने में अहम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा भी की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल के साथ ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कुंभ मेले से संबंधित कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में 2027 में होने वाला कुंभ मेला दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा। इस महा आयोजन की व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर नहीं रहने दी जाएगी। इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आज आपने बैठक की, क्या कुछ मुख्य बिंदु कुंभ के समाप्त समय कम है सर, ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएंगे? सफाई कार्य अभी नहीं, महीने की बरसात भी है, बीच बरसात का सीजन भी रहेगा सर। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे और मुझे लगता है माँ गंगा के आशीर्वाद से और सबकी शुभकामनाओं से अच्छा होगा। साथ ही हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की मुस्तैदी साफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल से शुरू होने वाली इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इस बार तीर्थ पुरोहित और व्यापारियों के सुझावों को भी व्यवस्थाओं का हिस्सा बनाया गया। साथ ही छुट्टियों के चलते उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान और स्वास्थ्य सुविधाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। साथ ही ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। बीजेपी का आरोप है कि देहरादून में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमर्यादित व्यवहार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ता विदेशी मेहमानों के सामने भारत की साख गिराने का काम कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने कल देखा होगा कि भारतवर्ष में एक एआई समिट, इंटरनेशनल एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के राजनेता और उद्यमी आए थे और कहीं ना कहीं भारत की एआई संबंधित और आईटी संबंधित जो काबिलियत है उसको प्रदर्शित किया गया था उसमें। बट जबकि पूरे दुनिया भर से वहाँ पे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, वैसे में जिस प्रकार से राहुल गांधी विदेशों में जाकर लगातार भारत के बारे में अपशब्द बोलते हैं, आज कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी भारत की ही भूमि में रहकर उन्होंने और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भारत को अपमानित करने का एक जो कार्य किया, उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन।
अब बात चंपावत की, जहां पर सरस कॉर्पोरेट महोत्सव 2026 के तहत लोहाघाट से टनकपुर तक डाउन हिल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आईटीबीपी के 15 जवानों सहित 5 स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली को आईटीबीपी कमांडेंट और जिला पर्यटन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईटीबीपी कमांडेंट ने कहा कि चंपावत सरस कॉर्पोरेट महोत्सव 2026 के तहत एडवेंचर खेलों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से चंपावत जिला साहसिक एडवेंचर के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उसकी श्रृंखला में ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये डाउन हिल साइकिल का हमारे यहाँ से मतलब आयोजन किया है, जो 90 किलोमीटर जाके टनकपुर स्टेडियम में होगी। उसके बाद ये एक दिन रेस्ट करेंगे, अगले दिन ये पूर्णागिरी से आगे क्या जगह चूका तो दीवारी एंड वापिस चूका ये करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे पर्यटन जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। जो हमारा कार्यक्रम है, ये कॉर्पोरेट महोत्सव जो सरस महोत्सव हमारा जनपद चंपावत में चल रहा है टनकपुर में, उसी का एक पार्ट है। इसमें हमने डाउनहिल साइकिलिंग जो कि पहले से प्राविधानित थी, इसमें लोहाघाट स्टेडियम से टनकपुर स्टेडियम तक का एक प्रोविज़न रखा गया था, जो हमारी आदर्श चंपावत में प्राविधानित किया गया था। तो आज हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर राइडर्स उपस्थित हैं और हमारी रेस नहीं, ये एक रैली है, फन राइड है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर के टनकपुर स्टेडियम तक जाएगी। हल्द्वानी में यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां स्वर्ण समाज शक्ति संगठन के आह्वान पर रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में लोग जुटे और जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला। संगठन के संयोजक प्रकाश हरभोला ने केंद्र सरकार पर स्वर्ण समाज को दबाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर इस बिल को तत्काल वापस लेने की भी मांग की है। लगातार पहले से भी स्वर्णों को बहुत दबाया गया है। आज जो है ये यूजीसी कानून ला करके स्वर्णों को दबाया गया है और इसमें बच्चों को समानता का अधिकार भी छीना गया है। तो इसके लिए हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और इसके लिए हम लगातार विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे। यूजीसी का जो टोटल कानून है वो हम हिंदू समाज को बांटने का कानून मुझे लगता है। अगर हम उसमें कहें जो शिकायत का अधिकार है ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है, लेकिन सवर्ण समाज को कोई अधिकार नहीं। ये सीधे सीधे समाज का वर्गीकरण कर रहा है, एक को शोषित मान रहा है, एक को शोषणकर्ता मान रहा है। हमारा कहना है इसलिए कानून बाबू के शोषण और सामाजिक छात्र लोग मिलकर बैठना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए जो है ये कानून की पहली धारा ये खत्म होती है। अब बात अगली खबर की करते हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत के क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान महानिदेशक प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया है कि औषधि पौधों की खेती के लिए सरकार न केवल मार्केटिंग की सुविधा देगी, बल्कि आयुष मंत्रालय के जरिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक ने भी किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो हमारे स्थानीय किसान जो हैं उसमें उनकी खेती के अलग से उन्नति के बारे में उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है हमारा। जितने भी किसान भाई हैं हमने एक्सपर्ट बुलाए हुए हैं जो काफ़ी अनुभवी लोग हैं। चंपावत में श्रम कार्ड बनवाने आई महिलाओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जहां दूर दराज के क्षेत्रों से मवेशी और बच्चों को छोड़कर कार्यालय पहुंच रही महिलाओं ने श्रम विभाग पर लापरवाही और अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया। कई दिनों से चक्कर काट रही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कूच कर जिलाधिकारी मनीष कुमार से गुहार लगाई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल बदसलूकी करने वाली महिला कर्मचारी से स्पष्टीकरण की मांग की है, बल्कि अधिकारियों को कैंप लगाकर कार्ड बनाने के कड़े निर्देश भी इस दौरान दिए गए। हम लोग श्रम कार्ड बनाने के लिए आए थे। हमारे यहाँ रीठा साहिब में जन की सरकार लगी थी, वहाँ पे श्रम विभाग वाले भी आए थे श्रम कार्ड बनाने के लिए। तो उन्होंने मेरी फाइल पे डेट लिखी थी, 21 तारीख की डेट लिखी थी। तो मैं 20 तारीख को ही यहाँ पहुँच गई थी। मैं कल सुबह 9 बजे चंपावत पहुँच गई थी श्रम विभाग ऑफिस में। तो उस समय काम हो रहा था, फिर उन्होंने बोल दिया कि नेट नहीं चल रहा है और अभी काम नहीं होगा, 5 बजे तक काम नहीं होगा, कोई कल आना। तो आज सुबह फिर 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पार्टी ब्लॉक से भी आए हैं, 12 करोड़ ब्लॉक से भी आए हैं। तो आज भी बोल रहे हैं कि वो सर्वर नहीं चलते हैं और उल्टा बोल रहे हैं कि तुम हमारे लिए थोड़ी ना कर रहे हो, हमारे लिए थोड़ी ना आए हो, अपने लिए कर रहे हो। पर बोलने का एक तरीका होता है और व्यवहार भी मतलब उनका बिल्कुल अच्छा नहीं है।
मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के भी आया हूँ। मेरा छोटा बच्चा है एक 5-6 महीने का, पूरे दिन भर यहाँ बैठा था, नहीं बना, नेट नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा बोला इनने। उसके बाद इनने जिनका कल नहीं हुआ था उनका आज होना चाहिए पहले नंबर में। यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जो नाम लिखा जा रहा है, एक दिन रात को ही आ जा रहे, पता नहीं कौन नाम लिख रहा है, और जो पूरे दिन भर अगले दिन से पूरा भूखा प्यासा बैठा है उसका कोई सुनवाई नहीं है सर। यहाँ साथ ही ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक युवक को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के पास से तकरीबन 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बरामद स्मैक को हरिद्वार से खरीद कर लाया, जो ऋषिकेश क्षेत्र में आने जाने वाले राहगीरों को बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं विकासनगर की, जहां हरबटपुर चौकी क्षेत्रों से चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सरकारी दफ्तर को अपना निशाना बनाया। देर रात बहुउद्देश्य किसान सेवा समिति के कार्यालय में घुसे चोरों ने सामान खंगालने के साथ ही कीमती लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब कर्मचारी पहुंचे तो दफ्तर का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम बारीकी से जांच कर रही है। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी, जिसके आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लक्सर तहसील में लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच में हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां पर प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर लेखपाल और अधिवक्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद परिसर में जमकर मारपीट हुई है। लेखपाल संघ ने अधिवक्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए काम को ठप कर धरना प्रदर्शन भी शुरू किया। वहीं अधिवक्ताओं ने लेखपाल पर अभद्रता का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन दोनों पक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। ऐसा है, कल हमारे एक साथी अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखंदर जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे। परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी और उसे कहा कि भाई जो आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कल एक हमारे अधिवक्ता हैं ब्रजपाल जी और हमारा जो मुंशी है सोनू टाइपिस्ट है, वो दोनों उससे इसी संबंध में बात करने के लिए गए थे। या तो आप इसे खारिज कर दें, एक लेखपाल का काम है या तो संपत्ति की जांच करे या फिर उसे खारिज कर दे। अब वो ना खारिज कर रहे थे उसे और ना ही उस पर रिपोर्ट लगा रहे थे। केवल इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आप इसका निस्तारण कर दें। इस बात पे वो उग्र हुआ, उसने बदतमीजी की और इसी बात का जवाब उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए कहा कि आप इस तरह से मेरे से बात ना करें। इस बात के ऊपर वो आग बबूला हुआ और इन सबके साथ सोनू जो टाइपिस्ट है हमारा, उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द कहे उसे। कल जो हमारे लेखपाल साथी हैं, कल शुक्रवार को उनका बैठने का दिन होता है, तो सभी लेखपाल साथी आए थे। जो हमारे एक साथी हैं ऋषुराज जी, वो हमारे कानगो साहब हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो तभी एक वकील हैं ब्रिजपाल जी, वो आए। उन्होंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए उसको उस पर 6,000 रुपये की आय लगाने के लिए कहा। अच्छा, जो आवेदक है जिसके बारे में आय लगाने के लिए कहा, जसवीर पुत्र करण सिंह है, बसेड़ा खादर का। वो BSNL में JTO के पद पर काम करता है और जो वकील जो ब्रिजपाल हैं एडवोकेट, वो उसकी 6,000 आय लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां जिले के स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए तैयारी अब तेज हो गई है। रेणुका मंदिर में आयोजित होने वाले भव्य मेले को लेकर ब्लॉक प्रमुख राजदीप सिंह परमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। 24 फरवरी को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें देव डोलियों के दर्शन के साथ स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। इस बार मेले में आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं मौके पर भी मिलेंगी। साथ ही देहरादून के बड़े अस्पतालों के जरिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। विकास मेला के रूप में हम इसे मना रहे हैं। इस बार हमने जो है और इस बार देवडोलियों की संख्या भी बढ़ाई है। इस बार 14-15 हमारे जो हैं देवडोलियाँ आएंगी और जैसे कि दिन प्रतिदिन हम इस विकास मेले को और वृद्ध रूप दे रहे हैं, इसी प्रकार से जो हमारा जो मेडिकल कैंप है उसको और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राफिकेरा जो हॉस्पिटल है उसके कई विशेषज्ञ यहाँ पे आ रहे हैं। आंखों के डॉक्टर आ रहे हैं, महिला की डॉक्टर आ रही है, जनरल चेकअप वाले आ रही है, गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह काफ़ी डॉक्टर हैं। और वही आपने हमारे आरोग्य धाम के जो डॉक्टर विपुल कंडवाल जो पेट रोग के विशेषज्ञ हैं वो भी आ रहे हैं। और इस बार विशेष रूप से हमने जो हमारे जो लोक कलाकार हैं
उनको मंच देने का हमारा कोई प्रयास रहेगा। और इस बार हमें माता रानी से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ये जो मेला है और दिव्य और भव्य के रूप के इसमें हम मना पाएं। तो देखिए, अब 7 दिन उत्सव चलेगा। उत्तरकाशी में फिलहाल धूम और तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सांस्कृतिक महाकुंभ और सजने लगा है रेणुका मंदिर। और अब बात करते हैं देहरादून की, जहां पर सड़कों पर कप्तान खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए। आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डुबाल ने घंटाघर और पलटन बाजार जैसे व्यस्त इलाकों का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पीक आवर्स पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए और सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम के साथ मिलकर अभियान चलाया जाए। एसएसपी ने साफ किया है कि फुटपाथ घेरने वालों और बेतरतीब वाहन खड़ा करने वालों पर अब ई चालान की बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उत्तरकाशी के डूंडा में जाड़ भेटिया समुदाय का पारंपरिक नया साल उत्सव लोसर मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में सबसे अनूठा नजारा आटे की होली का रहा, जहां पर अबीर गुलाल की जगह एक दूसरे को आटा लगाकर खुशियां बांटी गई। आराध्य रिंगाली देवी की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही शुरू हुए इस मेले में स्थानीय निवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में रासो और तांदी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। ढोल दमाओं की थाप पर थिरकते ग्रामीणों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बेमिसाल परिचय दिया। भी हमारे मेहमान हैं उनका हमने स्वागत किया और उससे पहले हमने दिन सुबह का टाइम हमने अपना झंडा अपनी भगवती का माँ रिंगाली का हर घर में अपना झंडा रोहण किया और कुछ अपने छोटे भाई ने बहुत पहचान के अनुसार जो झंडा का भी रोहण किया। इसी साथ पूरा मेला दिन भर आज पूरे गांव वाले यहाँ पर दिन भर यहाँ पर अपना मेला मनाया है और पूरा अच्छे ढंग से हमने यहाँ पर मेला किया। आज यहाँ पर आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। माता रिंगाली देवी के मंदिर में कितनी श्रद्धा के साथ लोगों ने माता रिंगाली देवी के चरणों में अपना नृत्य और अपने गाने प्रस्तुत किए। आपके डांस करने से, आपके गाने से, आपके बजाने से वो इतनी दयालु बैठी हुई है, आपके नाचने से भी वो रीझ जाती है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि इन सब के घर में खुशहाली देना, इन सब के घरों में खेतों में हरियाली देना, घरों में खुशहाली देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। वहीं देहरादून की रानी पोखरी में पूर्व सैनिकों की बरसों पुरानी मुराद अब पूरी हो गई है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा सीएसटी कैंटीन के लिए आवश्यक धनराशि और संसाधनों की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। सैन्य परिवारों ने मंत्री के कैंप कार्यालय पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया। कैंटीन में संसाधनों का काम शुरू होने से अब डोईवाला और आसपास के हजारों पूर्व सैनिकों को राशन और सामान के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों ने इस सरकार के सैन्य सम्मान के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता बताई। साथ ही देहरादून वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और राहत भरी खबर, जहां रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने तमाम तैयारी पूरी कर ली है और अब अंतिम चरण की बैठक में दिल्ली में एनएचएआई के साथ होनी है। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरते ही शहरवासियों को जाम के झाम से निजात मिलेगी, जहां पर वाहन चालक 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फराटा भर सकेंगे। तो साथ ही पीडब्ल्यू के मुताबिक जल्द ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम भी शुरू हो जाएगा। हम लोगों की तरफ से सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं, जो एनएचएआई के कुछ एप्रीहेंशंस थे, उनको हमने अपने अलाइनमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो उसका एक बार वहाँ एनएचएआई दिल्ली में इसकी मीटिंग होनी है और मीटिंग होने के बाद ये फाइनल हो जाएगा। इसमें जैसे ही हमारा एक तरह से जो हमने अब डिज़ाइन जो अभी हमने जो दोबारा डिज़ाइन स्पीड के हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर हमारी बिंदाल पे थी और 80 किलोमीटर हमारी रिस्पना एलिवेटेड रोड पर जो हमने डिज़ाइन के हिसाब से जो अपने हॉरिजॉन्टल कर्व्स लगाए हैं, उसका एक बार फाइनल हो जाएगा तो फिर अपनी जो प्रिपरेशन जो हमारी डीपीआर प्रिपरेशन थी उसमें हमने पहले डीपीआर बना ली थी, लेकिन उसके हिसाब से कहीं जो चेंजेस करने वो चेंज कर लेंगे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।